नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जिया चौधरी, फिर हाजिर हूं एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी को लेकर। आज हम इंडियन पॉलिटी में हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम है न्यायिक समीक्षा या यूं कहे न्यायिक पुनरावलोकन। आज हम न्यायिक पुनरावलोकन की चर्चा आज करेंगे, डिटेल से समझेंगे कि वास्तव में न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। मैं आप सबको बता दूं कि जो एम लक्ष्मीकांत की एक छोटी सी किताब आती है, एम लक्ष्मीकांत की जो किताब है वो किसी भी एग्जाम में भारतीय संविधान से संबंधित या भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि से संबंधित कहीं भी कोई सवाल आता है तो उस किताब को आपने समझ लिया तो इसका मतलब वो सारे सवाल आपके सही होते हैं। और वही हम पढ़ रहे हैं, वही हम समझ रहे हैं कि वास्तव में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या कुछ है और जो एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी है उसमें किस प्रकार उसको समझाया गया। तो मैं बात कर रहा था, आज हम बात कर रहे हैं न्यायिक समीक्षा की या न्यायिक पुनरावलोकन की बात कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कहां से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इन सारे प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में हम 9वीं अनुसूची की भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि आखिर 9वीं अनुसूची क्या है। तो देखो, जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो रिव्यू शब्द जो है आप समझोगे, रिव्यू जो शब्द है वो रिव्यू शब्द का मतलब होता है वापस देखना। जैसे आपने क्रिकेट में देखा होगा कि आजकल क्रिकेट में नया नया जो एक प्रोसेस आता है रिव्यू लेना, कि मान लो बैट्समैन को एम्पायर ने आउट करार दे दिया, लेकिन बैट्समैन को लग रहा है कि ये सही नहीं हुआ है, मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए, तो वो रिव्यू लेता है। और ये ही प्रोसेस होता है जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें भी रिव्यू का प्रोसेस। अब रिव्यू का प्रोसेस का मतलब आप ध्यान से समझना कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का, इससे पहले की वीडियो में आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे पावर है, उसमें सबसे जो मेजर काम है सुप्रीम कोर्ट का, वो सुप्रीम कोर्ट का काम है संविधान की रक्षा करना। अब संविधान की रक्षा करने का काम दे दिया न्यायपालिका को, तो न्यायपालिका संविधान की रक्षा कैसे करेगी? तो इसी चीज के लिए उनको एक पावर दिया गया जुडिशियल रिव्यू का, जिसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी कानून हो, चाहे कोई भी कार्यपालिका का आदेश हो, चाहे कोई भी संसद द्वारा निर्मित विधेयक हो, यदि वो संविधान का उल्लंघन करता हो तो उसको न्यायपालिका अवैध घोषित कर सकती है। और यही पावर जो है वो है जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन का यदि संधि विच्छेद करें तो होता है पुनरावलोकन। तो पुनरावलोकन का मतलब दोबारा देखना कि वास्तव में ये चीज सही है या नहीं है, न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। या न्यायिक समीक्षा, समीक्षा का मतलब जब भी विधायिका कार्यपालिका ने कोई कानून बनाया, कोई विधेयक पारित किया, तो आखिर वो संविधान के अनुसार है या नहीं है। यदि संविधान के अनुसार नहीं है तो उसको शून्य घोषित कर सकती है न्यायपालिका। और यही पावर न्यायपालिका का, यही डंडा जो न्यायपालिका का है वो ही न्यायिक। हमने बात भी की थी 99 अमेंडमेंट की बात की थी, न्यायिक नियुक्ति आयोग की हमने बात की थी, कॉलेजियम व्यवस्था की बात की थी। तो वहां देखा था कि संसद ने 99वां संविधान संशोधन विधेयक पारित कर दिया, राष्ट्रपति ने उस पर सिग्नेचर कर दिए, लेकिन उसके बाद में न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 99 अमेंडमेंट सही नहीं है, संविधान के अनुरूप नहीं है, तो उन्होंने उसको शून्य घोषित कर दिया। और यही पावर जो है वो ही न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू की श्रेणी में आता है। और आज इसी को हम डिटेल से समझेंगे कि न्यायिक पुनरावलोकन है क्या। तो ध्यान से लगातार इस वीडियो में बने रहना, एक छोटा सा चैप्टर जो आपके कंप्लीट होने वाला। इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट वाले सेक्शन में आपने पढ़ी थी, सुप्रीम कोर्ट वाले वीडियो में आपने देखी थी, तो उसको आप देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं सुप्रीम कोर्ट वाले का लिंक डाल दूंगा, तो उसमें आप देख सकते हो। तो देखो, बात स्टार्ट करें तो न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो आखिर है क्या? न्यायिक पुनरावलोकन है क्या? न्यायिक समीक्षा कह दो या न्यायिक पुनरावलोकन कह दो या जुडिशियल रिव्यू जो है वो आखिर क्या है? तो देखो, मैं आपको बता दूं कि न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है, न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालयों की एक महत्वपूर्ण शक्ति है। और एक विद्वान थे कार्विन, उन्होंने कहा था कि न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति न्यायालयों की वह शक्ति है जिसके माध्यम से विधायिका द्वारा पारित विधियों, सह विधियों और अधिनियम
कोई भी कानून हो, चाहे कोई विधेयक हो, सब प्रकार की संवैधानिकता का परीक्षण सर्वोच्च न्यायालय करता है कि संसद जो भी कानून बनाती है, जो भी विधेयक होती है, जो भी संविधान में संशोधन करती है, वगैरह वगैरह जितने भी काम है, उनकी न्यायपालिका समीक्षा जो करती है वही क्या कराता है, न्यायिक पुनरावलोकन। समीक्षा का करना, वापस देखना, वापस किस आधार पर देखेगी कि संविधान के अनुसार है या नहीं। यदि है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं। जैसे आपने क्रिकेट की बात की थी कि बैट्समैन ने कहा कि मैं आउट नहीं हूं, रिव्यू लिया, तो फिर थर्ड एम्पायर देखेगा कि वास्तव में आउट है या नहीं। यदि नहीं है तो खेलते रहो, और आउट है तो आप पेविलियन जाओ। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ पावर है। सुप्रीम कोर्ट नहीं, यहां शब्द लूं में न्यायपालिका तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, क्योंकि कुछ मामलों में अभी आप देखोगे कि जो न्यायिक पुनरावलोकन के कुछ अनुच्छेदों में हाई कोर्ट को भी ये पावर है। 226 का जिक्र भी हम करेंगे, तो उसमें न्यायपालिका को इस प्रकार का परीक्षण करने की जो है वो ही न्यायिक समीक्षा होती है। तो न्यायिक समीक्षा मोटे तौर से आपने समझा। अब देखो चर्चा आती है कि न्यायिक समीक्षा किस देश से ली गई, भारत के संविधान में ये न्यायिक समीक्षा आई कहां से। तो इसके लिए छोटा सा उदाहरण आपको देखना है कि न्यायिक समीक्षा की जो भारतीय संविधान में जो प्रावधान है वो लिया गया है अमेरिकन संविधान से। और अमेरिका के संविधान में भी एक छोटी सी घटना का मैं जिक्र करूंगा जो कि 1803 में आई थी, और एक केस आया था जिसका नाम था मारबरी बनाम मेडिसन विवाद। मारबरी बनाम मेडिसन विवाद जो आया था, उसमें जो अमेरिका है उसके सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न्यायालय जो कानून है, जो नियम है, जो संविधान संशोधन है, उनके प्रावधानों का रिव्यू किया जा सकता है। और यही 1803 का जो मोस्ट केस था जिसका नाम था मारबरी बनाम मेडिसन विवाद जो था, आप ये स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ सकते हो, डिटेल से आप ढूंढना। तो इस केस के बाद में न्यायालय के पास एक नया पावर आया, और इसी को एडॉप्ट किया भारतीय संविधान ने कि न्यायिक समीक्षा का पावर होना चाहिए। और आपने केशवानंद भारती मामले में भी आपने जो संविधान के मूल ढांचे की जहां बात आती है, तो मूल ढांचे वाले प्रश्न में भी न्यायिक समीक्षा का जो बिंदु है वो भारत के संविधान का मूल ढांचे के अंतर्गत माना गया है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा का अधिकार छीना नहीं जा सकता है। तो न्यायिक समीक्षा एक महत्वपूर्ण है, भारतीय संविधान की आत्मा है, मूल ढांचे में से, स्ट्रक्चर में से लिया गया है। तो न्यायिक समीक्षा अमेरिका के संविधान से ली गई। अब देखो न्यायिक समीक्षा की मैं बात करूं तो न्यायिक समीक्षा से संबंधित कुछ प्रावधान है जिसके आधार पर न्यायिक समीक्षा के पावर मिलते हैं, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। तो कुछ दो आर्टिकल महत्वपूर्ण है न्यायिक समीक्षा में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित देखें तो एक आर्टिकल है 13 और एक आर्टिकल है 32। दोनों के बारे में आपने पढ़ रखा है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि आर्टिकल 13 क्या कहता है कि भाई देखो कि कोई भी कानून हो जो मूल अधिकारों के लिए सही नहीं हो, मूल अधिकारों को कम करता हो, मूल अधिकारों को समाप्त करता हो, तो इस प्रकार वो कानून क्या माने जाएंगे, निरस्त माने जाएंगे। तो यही तो बात हम जुडिशियल रिव्यू में कर रहे हैं। जुडिशियल रिव्यू में भी ये करें कि ऐसे कानून जो संविधान के अनुसार नहीं है वो उसको निरस्त करना ही जुडिशियल रिव्यू है, उनको दोबारा देखना। तो आर्टिकल 13 ये कहता है कि ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जो आर्टिकल 13 में ये कहा गया है कि जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। और यदि इस प्रकार का आर्टिकल यदि बड़ा भी दे तो फिर वो क्या होगा कि वो होगा उसका जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट कर सकता है और उसके बाद में उसको अवैध घोषित कर सकता है, शून्य या निरस्त घोषित कर सकता है। मान लो जैसे आपके मूल अधिकार है समानता का अधिकार, अब इस समानता के अधिकार के विरोध में आज मान लो सरकार कोई कानून बना दे तो उस कानून को सुप्रीम कोर्ट निरस्त घोषित कर देगा आर्टिकल 13 के तहत, ये कहते हुए कि इससे क्या होते हैं, मूल अधिकार प्रभावित होते हैं, मूल अधिकार खत्म हो रहे हैं। तो इसलिए इसको नहीं माना जा सकता क्योंकि ये संविधान के विपरीत बात है। तो एक आर्टिकल 13 की बात आती है और एक आर्टिकल 32 जो महत्वपूर्ण है। 32 आर्टिकल जो 32 है वो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने के नागरिक अधिकार की गारंटी देता है। देखो जब आर्टिकल 32 क्या कहता है कि व्यक्ति के मूल अधिकार दिए गए हैं, यदि उनको सरकार प्रदान नहीं करे, यदि लोगों को जो अधिकार प्राप्त है उनको लागू नहीं करे
तो व्यक्ति उनको प्राप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, जिसका हमने जिक्र किया था। तो आर्टिकल 32 के तहत भी एक सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू का। तो ये दो महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आर्टिकल 13, आर्टिकल 32। इसके साथ साथ ही आर्टिकल 131, 132, आर्टिकल 133, आर्टिकल 134, आर्टिकल 135 और आर्टिकल 136 का जिक्र हमने किया था कल सुप्रीम कोर्ट वाले मामले में। तो इनके आधार पर भी सुप्रीम कोर्ट विभिन्न कानूनों से संबंधित, विभिन्न विवादों से संबंधित, विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित अपने पास सुनवाई करता है। इसका जिक्र हमने किया था आर्टिकल 143 के तहत भी सुप्रीम कोर्ट एक महत्वपूर्ण होता है कि संविधान की रक्षा कैसे की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट 143 के तहत परामर्श मांग सकता है। तो कुछ आर्टिकल हमने सुप्रीम कोर्ट वाले में पढ़े थे, तो इसको डिटेल से समझने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 143 में भी सीधा है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगता है कि संविधान के अनुसार। देखो सारे के सारे आर्टिकल है। रिव्यू का मतलब ये मत समझ लेना कि भाई रिव्यू में सारे के सारे कानून कैंसिल करता हूं। रिव्यू का मतलब यह है कि जो भी कानून होगी, जो भी बात होगी, वो भाई एक ही नहीं कि संसद के पास ही है सारा। जुडिशियल रिव्यू को यूं समझना आप कि सारे के सारे पावर संविधान के मामले में संसद के पास ही नहीं है। यदि संसद के पास होगा तो फिर जो चाहे जैसा चाहे वैसा कर लेगी, और कोई अधिकारी या कोई संस्था के पास नहीं कि वो जैसा चाहे वैसा कर ले। उन पर रोकने के लिए जो पावर है, उनको कंट्रोल करने के लिए जो पावर है, वो न्यायपालिका पास है। और न्यायपालिका किस आधार पर उनको रोक सकती है कि संविधान के अनुसार नहीं हो, जो संविधान ने दिया है, जो संविधान में प्रावधान है, उनके विरुद्ध होते ही न्यायपालिका उसको सुनने घोषित कर सकती है। यही मैं बात समझाने की कोशिश कर। आर्टिकल 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श राष्ट्रपति मांग सकता है। ये राष्ट्रपति की हमने शक्ति को पढ़ा था। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो आपको याद रखना होगा कि अनुच्छेद 226, आर्टिकल 226 में जिस प्रकार आर्टिकल 32 में आपने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट जो है विभिन्न प्रकार की रिट जारी कर सकता है। यदि व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है और व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाता है तो विभिन्न प्रकार की रिट जारी कर सकता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध। तो इस प्रकार की जो रिट जारी होती है सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 है। वैसे ही हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226 है। इसमें हाई कोर्ट को व्यक्ति के मूल अधिकारों से प्लस अन्य मामलों में भी रिट जारी। देखो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसका अलग से एक वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जो आर्टिकल 226 है, इसमें हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है, लेकिन इसमें कुछ अंतर होता है सुप्रीम कोर्ट वाली रिट जारी करने में, बेसिक अंतर होता है। लेकिन अभी आप इस वीडियो में अपने को यही समझना है कि आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है। और रिट जारी करने का मतलब है ये एक जुडिशियल रिव्यू की श्रेणी में मान सकते हो, क्योंकि इसमें सारा का सारा दारोमदार जो बात आती है वो संविधान की संरक्षा या सुरक्षा की बात आती है। कुछ आर्टिकल है 227। आर्टिकल 227 को थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि आर्टिकल 227 के अनुसार उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक अधीक्षण का अधिकार है। साथ ही उच्च न्यायालय द्वारा संसद अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा किसी ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है जो प्रावधानों के नहीं। देखो आर्टिकल 227 क्या कहता है? 227 ये कहता है कि हाईकोर्ट है वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों की पर्यवेक्षण करता है कि उनका कामकाज सही हो रहा है, संविधान के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं। और साथ ही साथ यदि उस राज्य की विधानमंडल द्वारा भी यदि कोई कानून बनता है जो संविधान के अनुसार नहीं है, तो उसको भी आर्टिकल 227 के तहत हाईकोर्ट जो है वो उसको क्या कर सकता है? निरस्त कर सकता है। और संसद के कानूनों को भी वो अवैध घोषित कर सकता है। यह आर्टिकल 227 कहता है। इसके अलावा आर्टिकल 245 में क्या कहा गया? आर्टिकल 245 में कहा गया कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य के लिए और किसी क्षेत्र के लिए कानून। आर्टिकल 245 के बारे में हमने केंद्र राज्य संबंधों में इसकी चर्चा की थी। आर्टिकल 245 क्या कहता है कि आर्टिकल 245 कहता है कि जो राज्य की विधायिका होती है वो उस राज्य के लिए कानून बना सकती है, और संसद जो है वो संसद पूरे भारत के लिए प्लस
चाहे तो किसी एक क्षेत्र के लिए कहने का मतलब आर्टिकल 245 है कि संसद और राज्य की विधायिका किस क्षेत्र में कानून बना सकती है उससे संबंधित है। तो एक बाउंडेशन हो गई कि आप यार यहां कानून बना सकते हो, और ये क्या है, संविधान की रक्षा का एक प्रावधान है। मान लो राजस्थान की सरकार गुजरात के क्षेत्र के लिए कानून बना जाए तो फिर संविधान तो अस्त व्यस्त हो जाएगा, संघात्मक शासन व्यवस्था तितर बितर हो जाएगी। इसलिए आर्टिकल 245 में एक बाउंडेशन है कि भाई आपका काम यहां है, आपका काम यहां है। इसके अलावा 246 में आपने संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का जिक्र किया था, तो उसमें संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं। तो यहां भी एक बाउंडेशन है कि आपको उसी लाइन टू लाइन चलना है, आपको संविधान में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार चलना है। यदि ऐसा नहीं करोगे तो फिर मार किसकी पड़ने वाली है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की। इन पे जुडिशियल रिव्यू होगा। फिर यदि मान लो संघ सूची के किसी विषय पर राज्य सरकार ने कानून बना दिया तो फिर डंडा पड़ना ही पड़ना है। आर्टिकल 246 में स्पष्ट कहा गया है कि आप अपना अपना काम कीजिए। इसके अलावा बात करें 251 से लेकर 254 तक कहा गया है कि संघ और राज्य के कानून के बीच यदि असंगतता है, आपने केंद्र राज्य संबंध में पढ़ा, असंगतता है तो वो क्या माने जाएंगे, शून्य माने जाएंगे। देखो कानून के अनुसार होना चाहिए, राज्य को राज्य का काम सौंपा गया, केंद्र को केंद्र का काम। संघ और राज्य के कानून के बीच असंगतता के मामले में राज्य का कानून शून्य होगा। कि मान लो केंद्र और राज्य एक ही विषय पर कानून बना रहे हैं, तो राज्य और केंद्र यदि एक विषय पर कानून बना रहे हैं तो चलेगी किसकी, केंद्र की चलेगी। ये भी एक नियम बना हुआ है। तो इसके लिए केंद्र राज्य संबंधों का एक वीडियो है, तो उसमें आप देख सकते हो केंद्र राज्य संबंध बहुत महत्वपूर्ण था। सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप की बात की थी, तो उसकी बात आई है। एक 372 आर्टिकल है, वो भी जुडिशियल रिव्यू की श्रेणी में आता है। इस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के लागू होने से पहले के जो कानून है वो वैसे ही रहेंगे और न्यायिक समीक्षा से संबंधित प्रावधान करता है 372 में कि जैसे संविधान बनने से पहले के अब कुछ कानून है उनके बारे में अभी तक दूसरा कानून बड़ा नहीं है, उसको समाप्त नहीं किया गया है, तो उससे संबंधित पर भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, आर्टिकल 372 कहता है। तो कुछ जो आर्टिकल्स थे जुडिशियल रिव्यू के, तो अब देखो मोटी चीजें, दो चीजें हम समझ चुके हैं। जुडिशियल रिव्यू वास्तव में है क्या, न्यायिक पुनरावलोकन है क्या। न्यायिक पुनरावलोकन से कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल, आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो आर्टिकल है 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, तो ये सुप्रीम कोर्ट के 300 प्लस 372, 143 जो आर्टिकल है वो जुडिशियल रिव्यू के लिए महत्वपूर्ण आर्टिकल है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वैसे सवाल नहीं पूछा जाता है आपसे आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 और आर्टिकल 143, 4 महत्वपूर्ण याद रखना है आपको। 13, 32, 143 और 226 जो आर्टिकल है वो महत्वपूर्ण है, इनको आपको याद रखना है। तो ये आपको आर्टिकल शायद आपको याद होंगे, नहीं है तो ये आपके 4 आर्टिकल इसमें जुडिशियल रिव्यू के लिए महत्वपूर्ण है और इनको आपको आना चाहिए। अब देखो हम बात कर रहे थे कि जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है वो ऐसे कानून, ऐसे नियम, ऐसे विधेयक जो संविधान को प्रभावित करते हो, संविधान की आत्मा को प्रभावित करते हो, संविधान के अनुसार नहीं हो, तो उनको शून्य घोषित किया जा सकता है। जैसे आर्टिकल आपने संविधान संशोधन 99 के बारे में आपने पढ़ा था। लेकिन क्या भारतीय संविधान में ऐसा कुछ नहीं है या ऐसा सब कुछ पर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है? एक प्रश्न आता है कि पूरे संविधान में कोई सी भी बात हो उस पर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है या कुछ ऐसा भी है जहां जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता? तो एक चीज अपने महत्वपूर्ण है, एक है 9वीं अनुसूची जिसकी हम चर्चा करेंगे कि संविधान की 9वीं अनुसूची जो है वो सरकार के एक सशक्त हथियार है सुप्रीम कोर्ट से बचने का, सुप्रीम कोर्ट के डंडे से बचने का, हाई कोर्ट के डंडे से बचने का एक आधार है 9वीं अनुसूची। यदि किसी विषय को 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए तो फिर जुडिशियल रिव्यू की संभावनाएं कम हो जाती है, इसीलिए 9वीं अनुसूची बनी हुई है। थोड़ा सा 9वीं अनुसूची के बारे में देख लेना। 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। एक अनुसूची बनी हुई है, आप सबको पता है कि भाई 8 अनुसूचियां थी, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची का हमने जिक्र किया था। तो 9वीं अनुसूची क्यों आई? जब मूल संविधान था तो 8 अनुसूचियां थी, फिर 9वीं अनुसूची आ गई। 9वीं अनुसूची सबसे पहले 9वीं अनुसूची जोड़ी गई।
और नई अनुसूची जोड़ने की जरूरत भी इसलिए पड़ी क्योंकि बार बार सरकार या संसद के कानूनों पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो डंडा चल रहा था, जो डर था, जुडिशियल रिव्यू का जो डर था, उसी की वजह से एक अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची। और उसमें एक प्रावधान किया गया कि भाई 9वीं अनुसूची का जो विषय होगा उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, न्याय सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द नहीं की जा सकती। वर्तमान में संविधान की 9वीं अनुसूची में 284 कानून है जिन्हें न्यायिक समीक्षा से संरक्षण प्राप्त है। वर्तमान में 284 कानून ऐसे हैं जिनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, अर्थात उन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। 9वीं अनुसूची को वर्ष 1951 में प्रथम संशोधन के द्वारा ही भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। देखो, जब 1950 में संविधान बना, 2-4 महीने हुए, सरकार को लगने लगा कि यार हमारे पास तो पावर है, उतनी नहीं है, लेकिन हम चाहे जैसा कुछ नहीं कर सकते, हमें तो सुप्रीम कोर्ट का डंडा मिलने वाला है। यदि हमने संविधान में थोड़ा सा भी संविधान के अनुसार नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? तो उन्होंने जोड़ा 1951 में 9वीं अनुसूची। यह पहली बार था जब संविधान में संशोधन किया गया। पहला संविधान संशोधन जो था वो 9वीं अनुसूची से संबंधित था 1951 में। संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल विभिन्न कानूनों को संविधान के अनुच्छेद 31B के तहत संरक्षण प्राप्त किया गया। जैसे इसके लिए एक आर्टिकल जोड़ा गया 31B, ठीक है। 31B 32 में तो क्या है कि भाई विभिन्न प्रकार की रिटें जारी कर सकता है, तो 31B जो जोड़ा गया वो 9वीं अनुसूची से संबंधित था। 31B पहला संविधान संशोधन 31B 1951, तो 31B में ये जोड़ा गया कि इस सूची के जो विषय होंगे उन पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, सुप्रीम कोर्ट का इस पर डंडा नहीं चलाया जा सकता। वर्तमान में 284 कानून इस 9वीं अनुसूची के अंदर है। पहले कितने थे? 13 कानून थे। धीरे धीरे सरकार ने अपने फायदे के लिए बढ़ाते बढ़ाते वर्तमान संख्या हो गई 284। तो देखो, 9वीं अनुसूची की प्रकृति में पूर्वव्यापी है, अर्थात न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित होने के बाद भी यदि किसी कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है तो वह उस तारीख से संवैधानिक रूप से वैध माना जाता है। मान लो इसमें एक बड़ा अच्छा प्रावधान है कि 9वीं अनुसूची में मान लो सुप्रीम कोर्ट ने किसी कानून को अवैध घोषित कर दिया, उसके बाद में यदि उसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए तो फिर वो कानून क्या हो जाता है? वैध हो जाता है। तो ये भी इसकी प्रक्रिया है। पहले संविधान संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची में 13 कानून शामिल किए गए थे, जिसके पश्चात विभिन्न संविधान संशोधनों किए गए और अब ये कानूनों की संख्या 284 हो गई है। बढ़ते बढ़ते बढ़ती जा रही है, फूलता जा रहा है ये 9वीं अनुसूची। थोड़ी सी आगे बात कर लेते हैं 9वीं अनुसूची की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, आखिर क्यों लाना पड़ी 9वीं अनुसूची। अब आपको कुछ आइडिया हो गया कि सरकार या संसद के कानूनों की रक्षा के हमारे कानूनों पर कुछ नहीं हो, इसीलिए 9वीं अनुसूची एक जरिया है, बचने का जरिया है। ऐसी क्या परिस्थितियां रही होगी, ध्यान से समझना। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कुछ कहानी है इसकी, आप समझोगे ध्यान से। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची ऐतिहासिक रूप से भारत में हुए भूमि सुधार कानूनों से जुड़ी हुई है। अब भूमि सुधारों का तात्पर्य है कि भूमि के स्थायित्व और प्रबंधन के मौजूदा पैटर्न में बदलाव के लिए संस्थागत, जब भारत आजाद हुआ तो भूमि सुधार की आवश्यकता सरकार को महसूस हुई कि सरकार ने चाहा कि भूमि में सुधार होना चाहिए। जब भारत में भूमि सुधार शुरू हुए तो उन्हें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के न्यायालयों में चुनौती दी गई, जिसमें बिहार में न्यायालय से अवैध घोषित कर दिया। देखो, जब भी भूमि सुधार हुए, पहले राजा महाराजाओं के पास जमीन थी, सरकार चाह रही थी कि आम आदमी को मिले, जो खेती करने वाले हैं उनको जमीन मिले। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में भूमि सुधार के लिए सरकार प्रयास कर रही थी। तो उनके विरोध में जो भूमि मालिक थे वो कहां चले गए? हाई कोर्ट। और बिहार हाई कोर्ट ने जो सरकार के भूमि सुधार कानून थे उनको अवैध घोषित कर दिया। अब सरकार चाह रही थी कि भूमि सुधार किया जाए और हाई कोर्ट कह रहे थे कि आप संविधान के अनुसार नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय आप सबको पता है कि मूल अधिकारों की संख्या थी, संपत्ति का मूल अधिकार उस समय था, तो जब भूमि भी एक संपत्ति थी तो सरकार ने कहा कि आप मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने अवैध घोषित कर दिया। इस परिस्थिति से बचने के लिए, भूमि सुधारों को जारी रखने के लिए सरकार ने प्रथम संविधान संशोधन का फैसला किया और उसी के तहत 31B प्लस 9वीं अनुसूची जोड़ी गई कि यार कैसे किया जाए, कैसे बचा जाए, इस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से कैसे बचा जाए, और इसीलिए 9वीं अनुसूची डाली गई। 8 मई 1951 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल
जवाहरलाल नेहरू ने अंतिम संसद के प्रथम संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, जिसके पश्चात 16 मई 1951 को यह विधेयक चयन समिति के लिए भेज दिया गया। चयन समिति की रिपोर्ट के बाद 18 जून 1951 को राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह विधेयक अधिनियम बन गया। इसके लिए एक और इंटरेस्टिंग बात थी कि ये जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ उस समय चुनाव ही नहीं हुए थे। जो संसद का चुनाव 1952 में प्रथम संसद के चुनाव हुए थे, प्रथम चुनी हुई सरकार है, लेकिन पहला जो संविधान संशोधन था उस चुनी हुई सरकार से पहले 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। और यहां आप देखो 1.5 साल हुए नहीं, 26 जनवरी और 1.5 साल के बाद में जब संसद के चुनाव ही नहीं हुए थे उसी समय पहला अमेंडमेंट लाना पड़ा। देखो समीक्षा के दायरे में 9वीं अनुसूची क्या है। 24 अप्रैल 1973 को आपको सबको पता है कि केशवानंद भारती मामला जो आया था, उस केशवानंद भारती मामले में कहा गया कि संविधान की मूल आत्मा होता है, मूल ढांचा जो होता है उसके बारे में भी कहा गया और 9वीं अनुसूची के बारे में कहा गया। इसमें कहा गया 24 अप्रैल 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केशवानंद मामले में आए निर्णय के बाद संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए किसी भी कानून को न्यायिक समीक्षा हो सकती है। देखो ध्यान से देखना, 24 अप्रैल 1973 को आया केशवानंद भारती मामला और अब यह माना जाता है कि 24 अप्रैल 1973 से पहले के जो कानून है जो 9वीं अनुसूची में है उनकी समीक्षा नहीं हो सकती, लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद में जो भी इसमें शामिल किए गए उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। अब सरकार क्या करे, इनके बारे में अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 से पहले के कानून पर हम समीक्षा नहीं करेंगे, लेकिन इसके बाद में आप जो बढ़ाते जा रहे हो 73 से लेकर 284 तक बढ़ा दिया, ये तो आप सही नहीं कर रहे हो। फिर हमारे पास तो आप एक दिन ऐसा आएगा कि सारे 9वीं अनुसूची में इकट्ठा कर लोगे, तो फिर हम तो हमारे पास कोई पावर नहीं रहेगा, फिर तो सर हो गया संविधान, हो गए आपके जुडिशियल रिव्यू। तो इसको बचाने के लिए कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कानून बने हैं, जो भी 9वीं अनुसूची में डाले गए हैं, उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। और न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि 9वीं अनुसूची के तहत कोई भी कानून यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे कानून जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हो, ऐसे कानून जो संविधान के मूल ढांचे के विपरीत हो, तो उन बिंदुओं पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यह था 9वीं अनुसूची से संदर्भित बातें। इस संविधान पीठ में व्यवस्था की गई किसी भी कानून को बनाने और उसकी वैधानिकता तय करने की शक्ति किसी एक संस्था को नहीं छोड़ी जा सकती। संसद द्वारा बनाए गए कानून की व्याख्या न्यायपालिका द्वारा होनी चाहिए। किसी संसद के भरोसे हम नहीं बैठ सकते। संसद एक संस्था है, वैसे सरकार वही होती है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का डिवाइडेशन होता है। सारे के सारे पावर हम संसद को नहीं दे सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसलिए जो 9वीं अनुसूची में जो कानून है उसकी भी एक समीक्षा होगी, क्योंकि संसद गलती कर सकती है और गलती होती है तो उसकी समीक्षा होनी चाहिए। और यही बात कहा गया कि मौलिक अधिकार और संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाली बात को हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे और उसकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी, चाहे किसी में डाल दो, 9वीं में डाल दो, 10वीं में डाल दो, 15वीं में डाल दो, 2000वीं में डाल दो आप। तो ये थी 9वीं अनुसूची की कुछ महत्वपूर्ण बातें और साथ ही न्यायिक समीक्षा की साधारण सी बातें। कुछ आर्टिकल थे जो आपको मोटे मोटे याद रखने की आवश्यकता है, बाकी सिंपल सा टॉपिक था। पूरा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है न्यायिक समीक्षा से। इसमें से कोई इस वीडियो में से कोई सवाल आता है आपके किसी भी एग्जाम में, तो आशा करता हूं आपके बिल्कुल सही होगा, और जब सही होगा तो रिजल्ट परफेक्ट आएगा। देखो, आप भी हमारे वीडियो का रिव्यू कर सकते हो, आप भी बता सकते हो कि वीडियो में क्या सुधार होना चाहिए, वीडियो कैसा होना चाहिए, वीडियो में क्या कमी रही, वीडियो में क्या अच्छी बातें लगी, वीडियो के बाद में भी आपके कौन कौन से प्रश्न आपके मन में रहे। तो इस प्रकार का रिव्यू करके आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। एक नया वीडियो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा इंडियन पॉलिटी का लेकर जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आपके दोस्त को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।